सभी मित्रों को नमस्कार। मंजुल भगत जी पर चल रहे एकाग्र की इस नई कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यह इस एकाग्र की 15वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ सुपरिचित कथाकार उर्मिला शिरीष जी उपस्थित हैं। वे मंजुल भगत जी के एक बेहद महत्वपूर्ण उपन्यास खातुल पर बात करेंगी और इस उपन्यास से कुछ जरूरी हिस्सों का पाठ भी करेंगी। जब इस उपन्यास पर शीर्षक देने की बातचीत चली तो हम लोग इस पर विचार विमर्श करते रहे। हम लोग यानी मैं, उर्मिला शिरीष जी और मृदुला गर्ग जी। शुरुआत में बात यह हुई क्योंकि यह उपन्यास खातुल शरणार्थियों, अफगानी शरणार्थियों पर केंद्रित है जो भारत में और उसमें भी दिल्ली में रह रहे हैं। मगर यह सिर्फ शरणार्थियों की समस्या भर नहीं है। जो इसकी नायिका है, जो एक कमसिन लड़की है खातुल, उसके भीतर जिस तरह अपने देश को लेकर चिंता है और कहीं न कहीं स्त्री पुरुष की बराबरी का जो एक अघोषित स्वर उसके भीतर है, जिसका किसी स्लोगन से कोई लेना देना नहीं है, इन सब पर मंजुल भगत ने कलम चलाई है। क्योंकि वह लड़की खातुल यह सोचती है कि जब उसके भाई अपने देश की आज़ादी के लिए अफगानिस्तान में रहकर लड़ रहे हैं तो वह खुद क्यों नहीं लड़ सकती। और यहीं से मृदुला गर्ग जी ने हमें यह शीर्षक सुझाया, खातुल मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ने को आतुर, एक कमसिन लड़की। इस सुझाव के लिए हम लोग मृदुला गर्ग जी के आभारी हैं। वे जिस तरह से इस एकाग्र के साथ जुड़ी हुई हैं, जिस तन्मयता के साथ सभी कड़ियों को सुन रही हैं, वह अपने आप में हमें हौसला देने वाली बात है। ऐसे ही तमाम लोग, नासरा शर्मा हों, चंद्रकांता जी हों, चित्रा मुदगल हों और तमाम लोग, दिनेश द्विवेदी हों और बहुत सारे लोग, शिवदयाल जी हों, जितने एक पूरी की पूरी एक श्रृंखला है। स्वयं उर्मिला जी भी लगातार कई कड़ियों को सुनती रहीं और तमाम लेखक, प्राध्यापक और विद्यार्थीगण इन कड़ियों को सुन रहे हैं, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। कहीं न कहीं इन सब से और इन सभी प्रतिक्रियाओं से हमारा हौसला ही कुछ बढ़ता है और जो कुछ भी थोड़ा बहुत संभव हो रहा है उसमें अपनी ओर से कुछ करने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो आइए मित्रों, हम इस मंच पर उर्मिला जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार अर्पण जी। बहुत बहुत स्वागत आपका और आपसे अनुरोध कि आप खातुल पर अपनी बात रखें और बाद में अपने वक्तव्य के एंड में या उससे कुछ पहले इस उपन्यास से कुछ अंशों का पाठ भी करें। जी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपका आभार कि आपके मंच पर दोबारा आई हूँ और इस बार ये ऐसा अवसर है कि जब अपने वरिष्ठ लेखकों के प्रति, कथाकारों के प्रति अपना एक जो आदर का भाव है, मैं यहाँ पर वो अर्पित करना चाहती हूँ मंजुल भगत जी को। जब मैंने लिखना शुरू किया तो उस समय धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका में ये सभी मतलब बहुत ही प्रतिष्ठित और लोकप्रिय कथाकार थीं और इतना बढ़िया इनका लेखन चलता था और जो धारावाहिक रूप से उपन्यास आते थे वो देखकर एकदम एक साहित्य के प्रति गहरी अभिरुचि जागृत हो जाती थी और पढ़ते तो थे ही। मंजुल भगत जी को भी उस समय धारावाहिक रूप से पढ़ा था, उनके उपन्यास पढ़े हुए थे, कहानियाँ पढ़ी हुई थी और जब आपने ये श्रृंखला शुरू की तो मुझे इतना अच्छा लगा कि एक ऐसी लेखिका
जो अपने लेखन को लेकर बहुत ही गंभीर थी और बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर जिन्होंने लिखा। और जब मैं इस उपन्यास की भूमिका पढ़ रही थी तो कितने सुंदर ढंग से वो अपनी एक रचना प्रक्रिया को लिखने की जो उनकी एक प्रक्रिया थी या विचार था, उसको कितने सुंदर ढंग से वो व्यक्त करती हैं। तो जब मेरी आपसे बात हुई तो मुझे लगा कि मैं अनारों पर बात करूं, कि अनारों भी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन जब मैं इस उपन्यास को, मैं सबसे पहले तो इस बात के लिए माफी मांगती हूँ। मेरे बहुत सारी दोस्त, बहुत सारे परिचित उर्दू के बहुत अच्छे जानकार हैं, बोलने वाले हैं, और इस उपन्यास में उर्दू भाषा का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है, शब्दों का प्रयोग हुआ है। खातुल ही उसको नुक्ता को लेकर हम लोग बात कर रहे थे। तो यदि मेरे उच्चारण में वो दोष आ जाए तो मैं अपने सभी उर्दू बोलने वाले मित्रों से पहले से ही माफ़ी माँगती हूँ कि वो उच्चारण दोष को दरकिनार करें और केवल मेरी बात को ध्यान में रखें। तो खातुल को जब मैं पढ़ने लगी तो एक 87 पृष्ठ का ये उपन्यास कितने बड़े कैनवास को लेकर लिखा गया है। और जब हम ये बात करते हैं कि उस समय की कि मध्यम वर्गीय परिवारों पर ही उस समय लिखा जाता था या एक सीमित दायरा था लेखन का, तो मुझे लगा कि ये उपन्यास सारी धारणाओं को खत्म करता है। और देखिए कि आज जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है और सारी त्रासदी को जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, अपनी आँखों से देख रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध या उसके बाद अन्य देशों पर जो अ, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, उनका जो विनाश देखते हैं। लेकिन यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, उसमें जो विनाश दिखाया जा रहा है दोनों देशों का, उसको देखकर दिल दहल जाता है। और बिल्कुल वही स्थिति है कि यहाँ के जो आम नागरिक हैं वो कैसे पलायन कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं घर-बार छोड़कर, अपने देश को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर। यहाँ तक कि ऐसे दिल दहलाने वाले दृश्य दिखाई देते हैं कि छोटी-सी बच्ची है, वो छूट गई है, माँ-बाप चले जा रहे हैं या ब बच्ची को उन्होंने भेज दिया है। तो मंजुल जी के इस उपन्यास को जब मैं पढ़ने लगी तो 1983 में ये उपन्यास उन्होंने लिखा था। और उन्होंने इसमें दिया है कि ये साप्ताहिक हिंदुस्तान में धारावाहिक रूप से छपा था। तो एक छोटा-सा पहले मैं उनका कथन आपको पढ़ के बताती हूँ। हम कलम तोड़कर, शर्म छोड़कर लिखते रहे, रूमानियत में भी रहे, कल्पना के पंख तोड़कर उड़ भी गए, आदर्शों में भी बहे, कल्पना के पंख तोड़कर उड़ भी गए, आदर्शों की गाढ़ी मीठी दलदल में भी जा धसे, पर एक आँख हमेशा खुली और वास्तविकता के सीने में धंसाकर रखी। ये कथन उनका कितना मानीखेज है कि एक आँख उन्होंने हमेशा वास्तविकता में धंसा कर रखी, यानी कितनी गहन दृष्टि से वो उस चीज को देख रही थी, अपने कलम के माध्यम से इस उपन्यास में ला रही थी कि जब रूस की फौज या सेनाएं अफगानिस्तान में थी और वहां पर कितनी नृशंसता के साथ, क्रूरता के साथ वहां अत्याचार करती हैं, और जैसा आम तौर पर सारे युद्धों में देखने को मिलता है कि जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको किस तरह से दलित किया जाता है, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। तो ये इस उपन्यास में इस वैश्विक समस्या को, इस त्रासदी को, इस क्रूरता को, इस बर्बरता को मंजुल जी अपने इस उपन्यास में लेकर आती हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी चीज जो साहित्य में महत्व रखती है कि कोई भी साहित्यकार अपने समाज से, अपने आसपास के जीवन से, या यहाँ तक कि जो वैश्विक समस्याएं और हमारे जीवन पर असर डाल रही हैं, हमारे आसपास
वो लोग अगर रह रहे हैं, उस त्रासदी को झेल रहे हैं, और एक रचनाकार, एक साहित्यकार उस त्रासदी को, उस मानवता की जो कराह है, उसको अपनी कलम से लिखता है, लेकर आता है, तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए ये उपन्यास मेरे लिए मंजुल जी का बहुत मायने रखता है, और ये बहुत बड़ा उपन्यास है। भले ही पृष्ठ संख्या इसकी कम हो, या उन्होंने कितने सुंदर ढंग से इसको लिखा है कि इसमें 3 चीजें, एक तो खातुल है, और जो अफगान से जो लोग आते हैं, और अफगान में जो कुछ भी चल रहा है, रूसी सैनिकों के द्वारा जिस तरह से अत्याचार किए जा रहे हैं, उसका वो चित्रण करती हैं। फिर जो शरणार्थी किस तरह से वहां से काबुल से आते हैं, और चाहे ऊंट हो, चाहे दूसरे वो हों, उस पर अपने परिवार को, बूढ़ों को, बच्चों को, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको लेकर आते हैं, और उसमें इतना सुंदर उन्होंने मार्मिक चित्रण किया है कि एक तरफ मृत्यु हो जाती है तो दूसरी तरफ जन्म भी होता है। तो कैसे करके वो समूह के समूह दिल्ली में आकर रुकते हैं, और ये कहानी मतलब फिर वहां से शुरू होती है, और एक पेड़ के कटने से वहां शुरू होती है, और वो लोग पूरा एक परिवार आया हुआ है, उनके रिश्तेदार भी हैं, खाला जो हैं, मौसी, उनके बच्चे हैं, उनकी बेटियां हैं, एक खान साहब हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी उस पूरे कॉलोनी में मैं करके लिखा, उन्होंने आत्मकथात्मक शैली में इसको लिखा है। तो कैसे, एक देखिए शैबी एक कुत्ता है, परिंदे भी हैं उसमें, बच्चे भी हैं, पूरा एक जो जीवन है उस कॉलोनी का, उनके साथ जो जीवन जुड़ा हुआ है, उस जीवन को उसके साथ मंजुल जी ने इतने यथार्थपरक ढंग से, इतने सुंदर ढंग से लिखा है कि मुझे लगा कि एक वैश्विक समस्या को कैसे वो उठाती हैं, और किस तरह से उसका निर्वाह करते हुए चलती हैं। जैसे ही आप उपन्यास शुरू करते हैं, तो आप एक पल के लिए भी रुक नहीं पाते, ठहर नहीं पाते हैं। मेरे जैसे पाठक जो एक बैठक में सारा के सारा उपन्यास पढ़ लेना चाहते हैं, तो वो पूरा का पूरा उपन्यास मतलब मन में उतरता जाता है, हृदय पर उतर जाता है। तो इस उपन्यास में एक बड़ी समस्या जो उठाई गई है, बिना यह जताए कि यह युद्ध की या युद्ध से उपजी बर्बरता की, अत्याचारों को, और फौजियों द्वारा जो अफगानी परिवारों पर टूटते कहर को ये उपन्यास कहता है। आज हम देख रहे हैं कि युद्ध का परिणाम क्या हो रहा है, तो उसी को ये उपन्यास लेकर आता है। अब मैं इसकी कहानी जो है वो वहीं से शुरू होती है कि पूरा का पूरा एक परिवार, उनका कुनबा, उनके सारे के सारे लोग आ गए हैं। हिंदी बहुत कम जानते हैं, फारसी जानते हैं, थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते हैं, टूटी फूटी उसमें बात करते हैं, उसमें रहते हैं पूरे। और उनका जो जीवन है, जीने की जो एक जिजीविषा है कहना चाहिए, जिस तरह से वो लोग जीते हैं, जिस तरह से उनका परिवार उन समस्याओं से सामना करता है, उन चुनौतियों को झेलता है, उनको सारा वो करता है। और उनकी सबसे बड़ी जो इच्छा है कि किसी भी तरह से वो अमेरिका का उनको वीजा मिल जाए, और वो अमेरिका जाना चाहते हैं, वहां अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम है कि वो भारत में कब तक रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, कब उनको यहाँ से निकाल दिया जाए। तो ये जो खातुल है, जो प्रमुख एक मुख्य पात्र है, उसको लेखिका ने इतनी आत्मीयता के साथ, अपनी बेटी की तरह, वो कई जगह अपनी बेटी के साथ उसकी तुलना करती हैं, बेटी की छवि उसमें देखती हैं। तो जो खातुल है उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो खान परिवार से भी जुड़ी है, अपनी मौसियों से भी जुड़ी है, और जो आफताब है और उसका दोस्त है उससे भी वो जुड़ी है, और फिर उसको हॉस्टल में रख दिया जाता है, पर वो बीच बीच में इनसे मिलने के लिए आती है। तो उसका ये जो दर्द है,
और जब उसके नाना नानी ये सारे के सारे आते हैं, उसकी माँ का खत लेकर आते हैं और उस वो एक तरह से कहते हैं कि अब तुम्हें वहीं पर अपना जीवन गुजारना चाहिए और कोई अच्छा सा जिसके पास अमेरिकन वीजा हो, अफगानी लड़का हो, उससे वो शादी कर ले। तब सोचिए कि खातून के दिल दिमाग पर क्या गुजरती है, कितना उसको दुख होता है। और वो सारे के सारे दृश्य उसने देखे हुए। अंगोमा करके एक लड़की है जिसके साथ जो फौजी हैं उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अत्याचार करते हैं और 3 साल से वो लड़ाई चल रही है। एक एक उसमें 1 साल से उसको यही पता नहीं है कि कब उसको हिंदुस्तान कैसे लाया गया। तो एक उस घटना से पता चलता है कि वहां पर कितनी बर्बरता के साथ लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ व्यवहार किया जाता होगा। तो वो उसका भाई वहां है, उसके माता पिता वहां हैं, वो डॉक्टर हैं, माँ नर्स हैं। उसे मालूम है कि रूसी फौजियों को डॉक्टर्स की और नर्स की जरूरत है, तो वो तो आ ही नहीं सकते हैं। उनका भाई संघर्ष कर रहा है और वो कहती है कि नहीं, मुझे शादी नहीं करना है, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ जब तक कि मेरे माता पिता उसमें शामिल नहीं होते हैं, और मैं लड़ाई करना चाहती हूँ। मैं ये जंग है, ठीक है, जंग है, लड़ाई है, तो मैं क्यों नहीं लड़ सकती। तो एक अपने देश को लेकर, अपने अपने लोगों को लेकर उसके अंतर जो एक द्वंद संघर्ष चलता है, एक विद्रोह चलता है, एक तकलीफ जो वो यहाँ रहकर सहन कर रही है, उस पीड़ा को उस खातुल के बहाने मंजुल जी ने उस समय जितने भी शरणार्थी थे और वहां से चलकर पाकिस्तान से होते हुए भारत में आकर रह रहे थे, उन उस बड़ी पीड़ा को, उस बड़ी यातना को खातुन के बहाने मंजूर जी ने यहाँ पर उठाया है। फिर बीच बीच में है कि वो कैसे एक खान साहब हैं, उनके जरी खानम उनकी पत्नी है, उनका जो कैसा स्वभाव है, वो कैसे रंगीन मिजाज के हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या चल रहा है, उनके घोड़े भी हैं, सारे एक जो एक जमींदार से उठे हुए परिवार का। खालिदा हैं, फिर उनकी बेटियां हैं, फिर आफ्ताब हैं। इन सबका जो जीवन है, कैसे वो बाहर जाते हैं, फिर उतने में ही वो संगीत में भी संगीत का भी वो करते हैं, गाते भी हैं, उसका आनंद भी लेते हैं। तो लेकिन इसका जो खातुल का जीवन है वो केंद्र बिंदु है, वो सबके साथ जुड़ी हुई है। और जब और बार बार इन सब का बारे में बताया है कि ये लोग हर समय अमेरिकन एम्बेसी में के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन सबको वीजा मिल जाता है, लेकिन इसको इसलिए नहीं मिलता है। वहां से चिट्ठियां भी आती हैं, वो इंतजार भी करती है, फोटोग्राफ्स भी आ रहे हैं, उनको देख भी रही है, तो वो उसको वीजा इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उसका कोई अपना सगा भाई नहीं है, और इस कारण वो एम्बेसी वाले बार बार उसको कहते हैं। अंततः वो मतलब चिट्ठियां आती हैं, चिट्ठियां खोल रहे हैं। फिर वो एक शैबी, एक कुत्ता जो है वो पूरे एक पात्र के रूप में यहाँ पर आया है। हम जानवरों की बड़ी बात करते हैं, उनके संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन मंजुल जी ने यहाँ पर उस शैबी का इतना सुंदर चित्रण किया है। उसके मतलब उसको कहा है कि वो तो कैसे हंसाता है, कैसे पैरों में लिपट जाता है, कैसे वो बीमार हो जाता है, सब लोग उसको कैसे अपनाते हैं, फिर डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं और डॉक्टर के यहाँ जो कहते हैं कि कैसे इसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये तो सबके घरों में जाता है, शादी को करता है। बीच में एक और चीज है जिसे मैंने सिंबॉलिक रूप में लिया है कि मैं जो है जो कहना चाहिए कि प्रमुख पात्र भी कह सकते हैं कि उनके यहाँ दो चिड़िया, परिंदे मतलब घोंसला बनाते हैं और धीरे धीरे घोंसला बनाते हैं, फिर वो अंडे देते हैं, अंडे में से फिर वो मतलब उसके जो बच्चे होते हैं वो दिखाई देते हैं कि इतना सुंदर कि उनके रोए नहीं होते हैं, तो कैसे उनका फिर वो नीचे गिर जाते हैं, मर जाते हैं, फिर बाहर देखते हैं तो बिल्ली उठा। तो ये बात यदि आप उसी तरह से देखें कि जो महाशक्तियां हैं और जो युद्ध कर रही हैं, वो कैसे कमजोर और जो बिल्कुल निर्दोष लोग हैं जिनका उस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, उन वो किस तरह से
इनके ग्रास बन जाते हैं। इस तरह से ये उनको अपना शिकार बना लेते हैं। बिल्ली उठा कर ले जाती है उसको और वो एकदम उनका जी सा मिचलाने लगता है अपनी आंखों के साथ। तो ये एक सिंबॉलिक रूप में भी यदि देखा जाए, और वास्तव में ऐसा ही होता है, और इसको मैं यदि सिंबॉलिक रूप में देखूं तो वही बात आती है कि युद्ध में या जो शक्तिशाली हैं वो कमजोर को, आम लोगों को, जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं, राजनीति में जो अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं, वो लोग आम लोगों की जिंदगी को कितनी बर्बरता से, कितनी क्रूरता से नष्ट कर देते हैं, ये उस तरह से भी देखा जा सकता है। तो खातुल को मैं कहूँ कि एक ऐसी लड़की, अभी अफगानिस्तान पर जब दोबारा तालिबानों ने वो किया और इससे पहले भी किया था, तो मुझे इतना दुख होता था, कई कई रात में सो नहीं पाई थी कि जो लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, जैसे खातुल भी उसमें लिखा है कि फारसी में, अर्थशास्त्र में विशेष वो शिक्षा प्राप्त कर रही थी। तो जो लड़कियां पढ़ रही हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, काम कर रही हैं, टीचर हैं, अपना जीवन जी रही हैं, अपने परिवार को वो कर रही, अचानक उनके ऊपर इस तरह के संकट जब आ जाते हैं और उन्हें सब कुछ छोड़कर वहां से अपने देश को छोड़ना पड़ता है, अपने लोगों को छोड़ना पड़ता है, तो उस पीड़ा को कैसे कोई झेल सकता है? खातुल यहाँ उस पीड़ा को झेलती है, उसकी मौसी उस पीड़ा को झेलती है। आफ्ताब जो और भी हजारों शरणार्थी हैं, आज जो यूक्रेन से जाने वाले कितने लोग हैं, या इससे पहले जहां जहां भी इस तरह के युद्ध हो रहे हैं, जहां जहां पर इस तरह की लड़ाइयां हो रही हैं, वहां के लोग कैसे विस्थापित होकर, छुप कर, कभी समुद्र के किनारे, कहीं उसके एक बहुत बड़ा एक बच्चे का फोटो समुद्र के किनारे दिखाया गया था और उस फोटो ने कितना तहलका सा मचा दिया था। तो ये इतनी बड़ी महात्रासदी को लेकर जब मंजुल जी इस उपन्यास को लिखती हैं, तो मैं चकित रह जाती हूँ कि कैसे तो वो उन सारे मुस्लिम अफगानी मतलब जो लोग हैं, उनकी भाषा को, उनकी जीवन शैली को, उनकी बोलने का जो अंदाज है, उनकी जो टोन है, उनका जो चाय है, सबसे चाय है, या वो घर पर इनवाइट करती हैं, उनको बुलाती हैं, तो वहां पर छोटे छोटे वो जैसे एक परिवार में दूसरे परिवार को आमंत्रित करते हैं, तो वो नॉन वेज नहीं खाती हैं, वेजिटेरियन है। तो खातुल इन सब के केंद्र में है और सबको लेकर वो चल रही है। और जब उसके जाने का वो आता है तो वो दो ही चीजें उनसे कहती है कि एक तो जरी खानम का आप ध्यान रखना, तो कहती नहीं नहीं तुम मतलब मुझे उनके बारे में मत बताओ, वो जरी खानम का भी जीवन कोई वो नहीं है, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से कई देशों में वो गई। उन्होंने बताया कि वो कई देशों में रहने के कारण, कई स्थानों पर रहने के कारण भाषाएं सीख जाती हैं, उस तरह से टूटी फूटी भाषाएं बोलती हैं। उनके पति का जो वो किया है, खालिदा का जो चित्रण किया है, और उनकी बाकी तो यही प्रमुख जो पात्र हैं। तो ये सारी चीजें, तो वो उस उनकी पीड़ा, जरी खानम की पीड़ा भी खातुल को बहुत परेशान करती है। कई बार कई जगह रोती है, कई बार वो बहुत उदास होती है और इनसे कहती है कि आप उनका भी ध्यान रखना। अपने कुत्ते का वो कहती है, सौंप के जाती है कि इसका ध्यान रखना, और उसका, और वो खत लिख रही हैं, उसके बारे में बता रही हैं, और वो कुत्ता बीमार हो जाता है। तो ये जो खातुल के एक उसका मैं आपको उसके कैरेक्टर का, उसके चरित्र का एक अंश मैं, इसलिए कि वो कितनी जो कमसिन लड़की, मृदुला जी ने कहा है, सचमुच वो कमसिन ही लड़की है, कम उम्र की लड़की है, पढ़ने लिखने के दिन है उसके, जिंदगी जीने के दिन है, लेकिन वो इन राजनीतिक प्रपंचों में पढ़कर कहाँ से कहाँ वो पहुंच जाती है और इस यातना को वो भुगतती है। तो देखिए वो कहती है कि उसकी माँ की इच्छा रहती कि खातुल अगर किसी अमेरिकन वीजा प्राप्त अफगानी से निकाय पढ़वा ले तो वह उसकी बीवी बनकर जल्द ही अमेरिका रवाना हो सकती, एक सुरक्षित जिंदगी
उसको मिले, सुरक्षित स्थान पर वो पहुंच जाए, ये उसकी माँ की आकांक्षा रहती है। मैं निकाह नहीं करूंगी जब तक मेरे बोबा माने पिताजी, मम्मी और एहसान उसमें शरीक नहीं होंगे। खातून ने भीतर से ही पहले फारसी फिर हिंदुस्तानी में कहा, जैसे उसका फैसला एक साथ हम सबको समझ लेना चाहिए। उसकी पुख्ता आवाज सुनकर लगा उसकी माँ के आखिरी खत की सख्त हिदायतें और पुनर्मिलन संबंधी निर्मम ऐलान शुरू के सदमे के बावजूद बेकार साबित होने लगे थे। खातुल बिना लचके अपनी जिद भरी तवक्को पर कायम थी। यह कैसे मुमकिन था कि वह अपने घर वालों से कभी ना मिले? कैसे मुमकिन था कि पूरे जीवन क्या वो अपने घर वालों से नहीं मिलेगी? आंधी की तरह आती परिवार की याद में खातुल के रूठे रूठे से होंठ कांप उठे। खातुल, यह जंग है, खुर्शीद की माँ खालिदा ने समझाया। तो मैं इस जंग में शामिल होंगी, उसका जवाब था। मतलब कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो जंग चल रही है और 3 साल से चल रही है, और वो लोग मतलब उसके देखिए कि जैसे कि अभी मैं देख रही थी कि पहले जब ये युद्ध शुरू हुआ, क्योंकि ये सामने चीजें दिखाई दे रही, तो एकदम रात दिन ऐसा लगता था कि ये क्या हो रहा, कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितने सुंदर शहर नष्ट हो रहा है, कितना सारा सब कुछ हो रहा है। तो ठीक वही चीज उस समय, मतलब जब रूटीन में चीजें आ जाती हैं कि लगातार युद्ध चल रहा है, महीनों तक चल रहा है, तो उसके मामा कहते हैं कि मामा कहते अब तो हमदर्द देश भी उदासीन हो चुके हैं। जो देश हमदर्दी दिखाते थे कि युद्ध नहीं होना चाहिए, तो वो भी उदासीन हो चुके हैं। उनकी बला से रूसी फौज काबुल से निकले ना निकले, मतलब अब उन्हें कोई मतलब नहीं है कि रूसी फौज वहां से निकलती हैं या नहीं निकलती हैं। वो क्योंकि वहां पर भी अलग अलग ग्रुप बन गए हैं, वहां जो अफगानिस्तान में जो स्थिति है वहां पर अलग अलग ग्रुप बन गए हैं, वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो धीरे धीरे यही हो जाता है कि उस नियति को सारे लोग उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं, और जिसको जिस तरह से जहां जाने का रास्ता मिलता है वो वहां से निकल जाते हैं। तो ये जो पीड़ा है, इस पीड़ा को मैं कहती हूँ ये तो कोई छोटी मोटी पीड़ा नहीं है ना, वो है इसको मतलब कहना चाहिए कि एक जिस तरह से मानवता के ऊपर, मनुष्यता के ऊपर और आम लोगों के जीवन पर जिस तरह से ये युद्ध थोप दिए जाते हैं, और इन थोपे हुए युद्धों की विभीषिका को बच्चे, बूढ़े और महिलाएं जिस तरह से सहने के लिए, अपनी नियति मानकर सहन करने के लिए विवश हो जाती हैं। ये आज जब हम बात करते हैं कि साहित्यकार क्या लिख रहे हैं, कोई क्यों नहीं इतने बड़ी जो घटनाएं घट रही हैं उन पर क्यों नहीं लिखता है कोई, तो मुझे लगता है कि उस समय मंजुल जी जिस समय लिख रही थी, ये कितनी बड़ी बात है कि उनके संज्ञान में ये चीज आई कि इन लोगों के ऊपर भी लिखा जाना चाहिए, और वो लिखती हैं। तो एक लेखक होने के नाते मैं मंजुल जी को सैल्यूट करना चाहती हूँ कि वो उस वैश्विक समस्या पर लिखती हैं। और जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीजों का, मेवों का, कितने तरह के गोश्त होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से वो होता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे आंखों देखा दृश्य हम मंजुल जी ने बिल्कुल रच दिया है, लिख दिया है। तो कमाल मतलब उनकी लेखनी का ये कमाल है कि वो इन सारे पात्रों को लेकर यहाँ के वातावरण को भी लिखती हैं, और वो काबुल पहुंच जाती हैं।
दर्रों में पहुंच जाती हैं, ऊंटों और उनके उसमें चली जाती हैं। वहां का के जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से कैसे जाते हैं, वहां पहुंच जाती हैं। और जरी खानम के बहाने, उनके पति के बहाने एक अलग ही तरह की जिंदगी का वो चित्रण करती हैं कि एक जीवन वो भी है कि यहाँ रहकर भी वो इस तरह से जीवन जी रहे हैं और वो परेशान हो रही है, कैसे बच्चे को छोड़ के जाती है, कैसे कोई सहारा नहीं है, पति चले जाते। तो एक स्त्री का संघर्ष किस तरह से स्त्री विस्थापित होती है, चली जाती है, तो स्त्री को ही ये तमाम तरह की परेशानियां किस हद तक झेलनी पड़ती है, मंजुल जी ये चीज बहुत ही गहराई के साथ चित्रित करती है। ये पति तो चला गया लेकिन उसकी पत्नी, तो ये जो स्त्रियां हैं, ये स्त्रियां हर युद्ध के बीच में, युद्ध के बाद में किस तरह से अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर डगर डगर या दूसरे देश में जाकर कहीं भी रह रही हैं। अभी तमाम तरह के विवाद भी होते रहते हैं कि ये शरणार्थी हैं, वो शरणार्थी हैं, यहाँ पड़े हुए हैं, इनका इनका क्या ठिकाना है, क्या नहीं ठिकाना है। एक लेकिन एक मानवीय त्रासदी कितनी बड़ी ये होती है यदि मानवता के अनुसार, यदि हम उस चीज को सोचे, मनुष्यता के हिसाब से उस चीज को सोचे, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि खुले मतलब किस तरह से आपका अस्तित्व नहीं है, आपके अपने देश की पहचान नहीं है, आपके देश की नागरिकता नहीं है आपके पास, आपके देश की कोई चीज नहीं है, आप विदेश में शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं, कभी भी वो भगाए जा सकते हैं। तो कहाँ कहाँ वो कैसे कैसे सारी चीजों को झेलते हुए, और उसमें स्त्रियां किस तरह से मतलब कठिनाइयों का सामना करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं। जरी खानम अपने सोना बेच देती है, कभी कुछ वो कर देती हैं, बच्चे को पालना है, कुछ करना है। तो ये जो चीजें हैं वो एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या को लेकर मंजुल जी ने इस उपन्यास को लिखा। और मुझे लगा कि आज जब रचनाकार तो देश काल से परे होता है, तो आज ये सीखने की बात है कि जब मंजुल जी काबुल से आने वाले इन अफगानिस्तानियों के बारे में, उनकी पीड़ा के बारे में, उन संघर्ष के बारे में, उनके विस्थापन के बारे में, उनके जीवन के बारे में लिख सकती हैं, तो क्या आज जो इतना बड़े जो समस्याएं हमारे सामने, और अब तो पूरा एक भूमंडलीकरण की बात, पूरा देश जैसे कहते हैं पूरी दुनिया एक जगह सिमट गई है, तो क्या आज वो उस चुनौतियों को और साहित्यकार उस तरह से स्वीकार कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिस तरह से कि मंजुल जी ने खातुल उपन्यास लिखा। और खातुल की जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, अपने देश को लेकर जो उसका प्रेम है, अपने देश को लेकर जो उसकी यादें हैं, अपने देश को लेकर उसकी जो तड़प है, अपने माता पिता भाई को लेकर वो जाना चाहती है लेकिन जा नहीं पाती है। वो यहाँ तक कहती कि मैं अमेरिका भी नहीं जाना चाहती, अमेरिका यहाँ से बहुत दूर है, फिर काबुल से भी दूर है, तो फिर कहाँ जाएंगी, फिर पाकिस्तान जाएंगी, फिर मतलब अंततः ये होता है कि ठीक है उसको वीजा मिल जाता है और वो चली जाती है। इस तरह से मतलब कि एक अब पता नहीं चलता है कि अमेरिका में जाकर उसका जीवन कैसा रहता है। ये सारी चीजें पाठकों पर छोड़ दी जाती हैं और वहां पर चिड़ियों परिंदों की बात, फिर परिंदों की बात, फिर शैबी, आखिर में शैबी बहुत अच्छे प्रमुख पात्र के रूप में आते हैं। उनका जो चरित्र है, उनका जो जीवन है, और वो जिस तरह से पूरी कॉलोनी में उछल कूद मचाते हैं, जिस तरह से मैं मतलब जो प्रमुख पात्र हैं और उनकी जो बेटी है उसको लेकर चिंतित रहती हैं, उसका ऑपरेशन करवाते हैं, सारा का सारा। तो ये एक मानवीय और जो जीव हैं उनका एक जो सामंजस्य है, उनका जो एक रिश्ता है, उनका एक जो संबंध है, वो संबंध भी कितना खूबसूरत है कि आप बहुत जरी खानम भी बहुत उससे कुत्ते से बहुत वो करती हैं, सारे लोग करते हैं, लेकिन अंततः उसको बचाने के लिए सब लोग प्रयास करते हैं।
चाहते हैं कि वो मतलब बच जाए, उसका ऑपरेशन करवाते हैं। तो ये कहना चाहिए कि फिर मैं कहूँगी कि बड़े कैनवास पर उठाई गई ये कहानी है, जिसमें महा युद्ध भी है, की जो पीड़ा है वो भी है, युद्ध की जो क्रूरता है वो है, और अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के जीवन की की जो समस्याएं हैं, और जो यातना है, और जो उनके अस्तित्व का जो सवाल है, उनकी पहचान का जो सवाल है, उनके देश से विस्थापित होने की जो यातना है, उन सबको ये उपन्यास बहुत ही सुंदर ढंग से, तो मैं इसलिए कहूंगी कि इसकी जो भाषा है, इसका जो शिल्प है, कहीं लगता ही नहीं है कि कोई मतलब मैं तो इस चीज को नहीं मानती हूँ कि उर्दू, मुझे लगता है हो सकता है मंजुल जी को बहुत अच्छी उर्दू आती हो, तो कि किसी ना जानने वाले ने इतनी सुंदर भाषा का प्रयोग इसमें किया है, और वो बीच बीच में उस तरह की चीजों को लेकर भी आती हैं कि उसको अंग्रेजी नहीं आती, उसको फारसी नहीं आती, वो मिक्स, और वो कैसे उच्चारण किया जाता है उन शब्दों को भी वो उस तरह से लिखती है। तो ये उपन्यास कहना चाहिए कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, एक कहानी ये ऐसी है, लेकिन वो कहानी वैश्विक स्तर धरातल पर लेकर लिखी गई कहानी है। वो कहानी हमें याद दिलाती है कि एक लेखक होने के नाते, एक साहित्यकार होने के नाते, वास्तविकता की तरफ एक आंख हमेशा हमें धसा के चलना चाहिए कि आज हमारे देश में चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे वो दूर देश में चलने वाले युद्ध हैं वो समस्या हो, या वहां से विस्थापित होने वाले लोगों की समस्या हो, क्योंकि है तो मनुष्य मात्र की समस्या। तो क्यों लेखक यदि इन सारी चीजों को नहीं लिखेगा तो कौन लिखेगा? ये मनुष्यता पर आए संकटों को कौन लिखेगा? जैसे मंजुल जी ने खातुल लिखा, मुझे लगता है कि ये एक मील का पत्थर है, और एक लाइन दिशा देता है कि केवल और केवल साहित्य वो नहीं होता है जो किसी एक व्यक्ति को लेकर लिखा जाता है। साहित्य वो होता है जो संपूर्ण विश्व में क्या क्या घट रहा है, मनुष्य मात्र किन चुनौतियों का सामना कर रहा है, वो अपनी पहचान के लिए कैसे लड़ाई कर रहा है, और कहाँ किस तरह मजबूरी में उसको जाना पड़ रहा है, और इस पूरी यात्रा में वो किस तरह से किन मनोभावों से गुजरता है, ये चीज भी साहित्य का हिस्सा है। और बहुत अच्छे उपन्यास युद्ध को लेकर या उनको लेकर लिखे गए, लेकिन मंजुल जी के संदर्भ में जब मैं बात करती हूँ, और अभी वर्तमान संदर्भ में मैं बात करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मंजुल जी का ये उपन्यास एक बड़ा उपन्यास है, जो बहुत सारी चीजों के प्रभाव हम लोगों पर छोड़ता है। एक पाठक के नाते या एक लेखक होने के नाते मुझे लगता है कि छोटे आप प्रश्नों पर ना जाएं, बल्कि बात कितनी बड़ी है, समस्या कितनी बड़ी है, संघर्ष कितना बड़ा है, देश काल सीमाओं को तोड़कर जो बात कही गई है, वो इस उपन्यास की खूबसूरती है। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ इसके अंश पढ़ना चाहती हूँ जो बहुत ही खूबसूरत हैं, और जैसा उनसे बात हुई थी अर्पण जी से कि अगर मैंने इसके कुछ अंश नहीं पढ़े तो मुझे लगता कि मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। तो एक तो मैं बीच वाला अंश लेती हूँ जो चिड़िया वाला है। वो बहुत सुंदर है कि कैसे एक तरफ इतनी बड़ी वो है, समस्या है, पीड़ा है, और दूसरी तरफ परिंदे कैसे उसमें आते हैं। तो ये है, देखिए, सर पर से एक चिड़ी जोड़ा चोंच में तिनका तिनका लिए गुजर गया।
पर्दे और पैलमेट के बीच खाली जगह में उनका घोंसला बन रहा था। चिड़ी चोंच में मुलायम रुई पर और छोटे छोटे तिनके लाती चिड़ा कोई बड़ा और बेहुदा झाड़ कबाड़ उठा ला रहा था। कभी बड़ी सी फूल झाड़ू की सींग, कभी पत्ते समेत टहनी। जैसे ही वह अपनी लाई टहनी बड़ी अदा से आड़ा तिरछा घोंसले में घुसा था, चिड़िया बड़े जोर से चहचहा कर उसे चोंच से नीचे गिरा देती, जैसे कह रही हो, यह तिनका है, ऐसे तिनकों से घोंसला बनता है, ऐसे घोंसले में अंडे बच्चे होंगे, तिनका चुभ नहीं जाएगा नाजुक से चेंचलों के। देखो खातून, खिलखिलाते हुए मैंने उसे प्रकृति का मासूम खेल दिखलाया। चिड़ा डांट खाकर सही तिनके की तलाश में फुर से उड़ जाता। हर चिड़े के बस का नहीं घोंसला बनाना, चिड़ी के ही दिल को ज्यादा लगती है। मेरी बात सुनकर खातून ने कई बार हाँ में सिर हिलाया, जैसे छोटे से बच्चे को अचानक कोई बात बहुत साफ समझ में आ गई हो। उस चिड़ी जोड़े को कितना दुरदराया, पर इतनी ढीठ होती है यह घरेलू चिड़िया। घोंसला बनाकर ही छोड़ा और फिर दनादन अंडे दे दिए। अंडों में से चेंचले भी निकल आए। तमाम दिन चू चू मची रहती, कभी चेंचलों की तो कभी फुर फुर उड़ते उनके माँ बाप की। फिर एक एक करके लाल कच्चे गोश्त से 3 चेंचले घोंसले में से फर्श पर आ गिरे। गिरते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। चिड़ा चिड़ी चोंच में दाना लिए देर तक उन पर मंडराते ची ची करते रहे थे। जब उन्हें झाड़ू से बुहार फेंका गया तो वे वही दाना बचे चेंचलों को मुस्तैदी से खिलाने लगे। बचे हुए चेंचले के पर पुर्जे निकल आए तो वह फुदक फुदक कर पर्दे के सहारे नीचे उतर आया। चिड़ा उसे उड़ना सिखलाने लगी। दाना वह अब भी माँ बाप की चोंच में से उठाता। नीरू को इस बच्चे चेंचले में खासी दिलचस्पी हो गई। परीक्षा सर पर थी और वह घोटे मारती मारती भी कई बार उठकर शीशी के छोटे से ढक्कन में चेंचले के पास पानी रखाती। बच्चा फुदक फुदक कर आंगन तक जा पहुंचा तो शैबी के हरदम खुले और हाँकते जबड़े से भी उसे बचाए रखना पड़ा। नीरू चावल दाल के कच्चे दाने आंगन में बिखेर देती, जिससे चिड़ी चिड़ा को चुप कर चेंचले की चोंच में खाना देने की सहूलियत रहे। चेंचला 2-2 फुट ऊपर उड़ने लगा था। एक रोज चिड़ी ने उसे दाना खिलाने की बजाय जोरों से चोंच मारी और चू चू करके उसे बेतहाशा डांटने लगी। चेंचले की समझ में कुछ नहीं आया। किताब हाथ में थामे नीरू जोर से हंस पड़ी। मम्मी देखो, चिड़िया उसे चुगना सिखा रही है। तू अंदर जाकर पढ़ बैठ के, यहाँ चिड़िया देखती रहेगी तो खाक पड़ेगी। मैं एकदम नीरू पर झुंझला पड़ी। वह भी उठकर अंदर आ गई। कुछ ही देर बाद इतने जोरों का शोर आंगन में चहचहा उठा कि मैं गैस बंद करके बाहर आ गई। चेंचले का पानी वाला ढक्कन औंधा पड़ा था। चेंचला गायब था। ऊपर बिजली की तारों पर कोई 30-35 चिड़ियों का हुजूम खाली जगह की ओर खुली चोंच और निगाह किए शोर कर रहा था। मुंडेर के कोनों पर एक मोटी सी बिल्ली अपना पंजा चाट रही थी। नीरू भी बाहर आ गई। चेंचला कहाँ गया? उसने एकदम पूछा। मैंने उंगली घूरती बिल्ली की ओर उठा दी। क्यों? नीरू चीखी और चप्पल उठाकर बिल्ली की ओर भागी। बिल्ली एक छलांग में छत पार कर गई। नीरू चप्पल हाथ में लिए रुआंसी ही वहीं बैठ गई। कुछ देर में चेंचले के माँ बाप को छोड़कर बाकी की चिड़िया बरादरी मातम पूरा करके उड़ गई। बस चिड़ी
जोड़ा ही सूखी खुली चोंच लिए, कभी आंगन कभी मुडेर पर दाएं बाएं देखता चू चू करता रहा। अपनी तड़प से थक कर आखिर वे गुमसुम हो गए, रात का अंधेरा उन्होंने ली लिया। कितना सुंदर ये चिड़ा और चिड़ी का मंजुल जी ने यहाँ पर चित्रण किया है, उनके जीवन को दिखाया है। जब चिड़ा और कोई दिक्कत तो नहीं उर्मिला जी? एक मिनट, एक हाँ, कुछ आप तब तक अपने कनेक्शन को ठीक करें। मित्रों, उर्मिला जी वापस जुड़ें, इससे पूर्व कुछ और बातचीत कर ली जाए। हालांकि उन्होंने विस्तार से खातुल को लेकर अपनी बात रखी। उर्मिला जी हमारे साथ शीघ्र ही जुड़ रही हैं, मगर उसके पूर्व खातुल जो प्रोटोगोनिस्ट है, जो मुख्य किरदार है, जो केंद्रीय चरित्र है इस उपन्यास का, एक लड़की, एक कमसीन लड़की, उसके हौसलों को देखते हुए मुझे दाग देहलवी के समकालीन शायर अमीर मीनाई जी का एक शेर याद हो आ रहा है। उसको सुनते हैं और फिर वापस उर्मिला शिरीष जी के पास चलते हैं। अमीर मीनाई जी अपने इस शेर में कहते हैं, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। अमीर मीनाई। तो ये जो आज के इस उपन्यास की जो किरदार है, जो केंद्रीय चरित्र है, एक ऐसा ही चरित्र है। तो आइए उर्मिला जी के पास चलते हैं और आगे की बातचीत को जारी रखते हैं। जी उर्मिला जी। जी अर्पण जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि खातुल का जो चरित्र है बहुत बड़ा चरित्र है ना, कि वो किसी भी देश की लड़की हो सकती है, और एक ऐसी लड़की, एक ऐसा पात्र जो थोपे गए युद्ध का शिकार है और अपने देश से विस्थापित हो गई है, और दूसरे देश में आकर वो कैसे उन लोगों को सबको अपना लेती है, सबकी समस्याएं, सबके दुख दर्द उसको लगते हैं, कैसे वो एक तड़प उसके अंदर भरी हुई। मैं तो सोचती हूँ कि अगर इस तरह से खातुल का जो जीवन है और वो जिस तरह से संघर्ष करती है, तो ये एक वो लड़की है जिसमें संघर्ष है, जिसमें आग है, जिसमें अपने देश के लिए प्रेम है, अपने लोगों के की चिंता है, और वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा उसके अंदर ये कहना चाहिए कि भाव भरा हुआ है कि जब उसका भाई वहां पर संघर्ष कर रहा है, उसके माँ बाप वहां पर हैं, तो वो क्यों नहीं जाकर इस जंग में शामिल हो सकती है। तो ये जो जंग में शामिल होना है, या उसकी जो इच्छा है, या वो करना चाहती है लेकिन नहीं कर पा रही, और ये जो विवशता है ना कर पाने की, यही उसको बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि एक दुख में वो तपती है। लेकिन अंततः आप देखेंगे कि आखिर में जो खातुल है, वो जो ये सारे के सारे जो अफगानी शरणार्थी आए हुए थे, और जत्थे के जत्थे आते जाते हैं, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि जितने यहाँ हैं वो हैं, लेकिन वो अमेरिका जाना चाहते हैं, और सब जितने इसमें पात्र हैं वो जरी खानम और उनके पति को छोड़कर, शौहर को छोड़कर, सब एक के बाद एक मतलब आफताब जरूर नहीं जाता है, वो खातुल के लिए रुकता है। तो ये सब अमेरिकन एम्बेसी के चक्कर लगाते हैं, और अंततः कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह उनकी वीजा मिलता है और वो चले जाते हैं, और आखिर में खातुल भी मतलब वहां चली ही जाती है। और जाने के पहले वो सारी की सारी जिम्मेदारी जरी खानम के बारे में, उसके दुख तकलीफ के बारे में, संघर्ष के बारे में
जो कथा नायिका है उनको बताती है। मैं शैली में जो लिखा गया है तो उनका कोई नाम नहीं है और उसके बारे में भी बताती है, पर वो अपने जो शैबी जो कुत्ता है उसकी जिम्मेदारी भी उनको सौंप कर जाती है। तो ये जो आखिरी एक जो उपन्यास का पहले से एक जो हिस्सा है, मैं वो अब आपके सामने पढ़ रही हूँ। आंगन में जर्द पत्ते टूट टूट कर गिर रहे थे। वह छतनारा पेड़ तेजी से नंगा हो रहा था। 10 एक रोज में वह ठूंठ भर रह जाएगा। फिर अचानक कच्ची हरी कौपलें आसमान पर सितारों सी उस पर लद जाएंगी। जिस जाति का वह पेड़ था उसकी वही यही फितरत है। जिस तेजी से झड़ेगा उसी तेजी से फिर हरा उठेगा। महीने भर में ही वे कौपलें पान बराबर हो रहेंगी। कुछ एक पीले पत्ते अभी झड़े भी नहीं होते कि उनके आसपास कौपलें उगाया करती। किस इच्छा शक्ति से वह पेड़ पूरा उजड़कर फिर से हर हरा उठता है। खातुल एक रोज आई तो मैं उसे एकटक देखते ही रह गई। ब्यूटी पार्लर होकर आई थी शायद। ताजे कटे सुंदर अदा में सजे समरे बाल थे। आंखों में निराली चमक। चेहरे की त्वचा मलाई पड़ी स्ट्रॉबेरी सी गुलाबी निखरी थी। वह जीन्स और सफेद ब्लाउज में थी। अरे बड़ी स्मार्ट लग रही हो, नीरू ने ही आकर मेरी हैरानी को झकझोरा। चलो नीरू, आंटी नीरू को मेरे साथ बाजार भेज दो, मुझे बहुत सी चीजें खरीदनी है। आंटी लखनऊ वाली सुपारी जो आपने खाला गुल को खिलाई थी वह कहाँ मिलेगी? रिबोली सिनेमा के पास मोहन सिंह पैलेस के भीतर कई दुकानें हैं। नीरू को पता है, मैंने बतलाया। और आंटी एक छोटी सी ढोलक लेनी है। क्या? गर्जाए के लिए? ओ, कौन जा रहा है अमेरिका? मैंने पूछा। खातुर इतरा कर अपने पांव पर चारों तरफ घूम गई। तितली की तरह पलकें झपकाकर बोली, मुझे वीसा मिल गया। क्या? मैं और नीरू एक साथ बोले। वह हम दोनों से बगलगीर हो गई। वे दोनों बाजार से लौटी तो माथे तक पार्सलों से लदपद थी। खातून जल्दी जल्दी पार्सलों के कागज फाड़कर चीजें दिखाने लगी। पालिका बाजार से खुर्शीद के लिए खरीदा चूड़ीदार पायजामे कुर्ते का सेट, गर्जाई की ढोलक, खालिदा के लिए सुपारी, मलाई जान के लिए लखनऊ के काम के ब्लाउज और जाने क्या क्या अला बला। खातून के चेहरे पर से कश्मकश के निशान एकदम से गायब थे। फैसला ले चुकने का चैन उसकी आंखों में चमक रहा था, लेकिन उसकी खुशी क्या इतनी सी ही थी? आंटी, आफ्ताब भी मेरे साथ ही जा रहा है, उसने कहा। जानती हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आंटी ये देखो, यह मैं घर के लिए लाई हूँ। कपड़े पर उभारा गया मुगलिया शैली में अवध की बेगम का नाजुक सा चित्र था। सबको पसंद आएगा ना? खाला को, नानी को, खुर्शीद को। उसने कुछ रुक रुक कर सबके नाम लिए, जैसे घर की तस्वीर को पूरी तरह से भर लेना चाहती। रुक रुक कर पुकारे गए नामों के बीच कुछ अनकहे रिश्तों के नाम थे। मैं जानती थी वे रिश्ते जिन्हें वह इतना इतना उच्चार चुकी थी कि अब कुछ रिश्ता लेना चाहती थी। उसके दिलो दिमाग के वे खाली गोशे जिनमें उसने उन रिश्तों को जिंदा चिन दिया था, कब्रिस्तान बन गए थे। पर मन के सब कोने कब खाली रहे हैं। जाते जाते वह मुझे दो का दर्द बंटवाती गई। जरी खानम का ख्याल रखना आंटी, वह बेचारी कभी अकेली बीमार भी तो पड़ सकती है। मैं चुप ही रह गई। और शैबी को संभालते रहना, उसने जाते जाते कहा था। पर शैबी गया कहाँ? कटखने कुत्ते की जान के तो कई दुश्मन हो जाते हैं। किसी ने कहीं जहर तो नहीं खिला दिया उसे? पड़ोसी कह रहे थे कुत्ते की जब मौत आती है तो वह घर से दूर कहीं चला जाता है। शैबी उस रात ही गायब हो गया जिस रात खातुल का हवाई जहाज उड़ा। तो ये जो खातुल और शैबी का
या खातुल और कॉलोनी के लोगों से, नीरू और उसकी मम्मी के साथ और जो यहाँ रह जाते हैं उनके साथ, सबके साथ उसके जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, जो आत्मीयता है, वो यहाँ इस उपन्यास में आई है। और एक और आखिरी जो हिस्सा है मैं वो पढ़ती हूँ, क्योंकि ये उपन्यास ऐसा है कि अभी आप मुझसे बोलते कि इसका पूरे का पाठ करिए तो मैं पूरे उपन्यास का पाठ कर सकती थी। तो ये आखिरी पैरा मैं ले रही हूँ। यहाँ से लेती हूँ। मतलब शबी को की जो बीमारी उसको हो जाती है। मैं आंगन में बैठी खातून को खत लिख रही थी। उस पेड़ पर जो तुम्हारे हमारे मकानों के दरमियान था, नन्ही बंद कलियों के सफेद गुच्छे आए हैं। वे कलियां खिलती नहीं, बस यूं ही मुंह बंद बूंद बूंद करके टपक पड़ती हैं। इस वक्त वे पेड़ के नीचे चांदनी सी बिछी हैं। घरेलू चिड़िए उन्हें फोड़कर कीड़े टटोलती रहती हैं। तभी ये देखो, खातून का कुत्ता आ गया। गली में खेलते बच्चों की टोलियां चहक उठी। शैबी पहचाना नहीं जा रहा था। वह बुझी हुई आंखों से निरीता से ताकता, धीमी चाल से सरकता आ रहा था। तुम भी जैसे बेमन से हिल रहा हो। सबको सूंघता हुआ आकर वह मेरे पास उदास सा बैठ गया। क्या हुआ शैबी को? नीरू उसकी कातर दृष्टि से दुखी हो उठी। पड़ोस की टीनू उसके लिए बिस्किट लेकर दौड़ी आई। शैबी ने मुंह दूसरी ओर फेर लिया। बच्चों ने तालियां बजाई और उसको तरह तरह से मान मनोवत की, पर शैबी चुपचाप जाकर पेड़ के नीचे लेट गया। भेलपुरी वाले ने गली का फेरा फिर शुरू कर दिया था। वह गुहार लगाकर आदतन पेड़ की ओर ताकने लगा। शैबी मुर्दा सा पड़ पड़ा रहा। भेलपुरी वाले को तो सदा लगाने क्या उत्साह ही जाता। बोला, बीबी जी इसे क्या सूंघ गया, यह तो बहुत मजाकिया कुत्ता था। उसने एक पापड़ी निकालकर शेबी को सुघाई। उसने तो पलक भी न झपकाई। बच्चे भी निरुत्साहित होकर घरों को लौट गए। शेबी कुछ देर बाद उठा और जगह बदलकर अपना पेट चाटने लगा। मेरे देखते ही देखते लहू की मोटी धार उसके पेट के नीचे से बह आई। हे भगवान, यह इस गरीब की क्या हालत हो गई। मैंने उसके पुचकारा तो वह बहुत दुखी वो ऊ करके कुनमुनाने लगा। मैंने उसे दूध दिया पर उसने मुंह ही नहीं लगाया। मैंने गेट खुला छोड़ दिया। कुछ देर बाद वह स्वयं ही उठकर मेरे बरामदे में आ गया और निढाल हो गया। शैबी जितनी देर नीरू ने मैंने हाँ, नीरू मतलब पैसे वो करती है ऑपरेशन के लिए। मैंने रुपए गिन दिए। शैबी का ऑपरेशन हो गया। पड़ोसियों ने गेट बंद रखने शुरू कर दिए। कहीं किस्मत का मारा उन्हीं के दर पर आकर दम न तोड़ दे। शैबी जितनी देर गफलत में रहा, चैन से पड़ा रहा। होश में आते ही उसने बंद गेट से मुंह लटा सटाकर भौंकना रोना शुरू कर दिया। बंद पिंजरे में जख्मी शेर की तरह यहाँ से वहां तक गश्त लगाने लगा। किसी के भी गेट 2 इंच भी खोलते ही अपनी थूतन दरार में फंसा के निकालो मुझे बाहर। तभी डाकिया एक बैरन चिट्ठी लिए आ पहुंचा। उसका गेट खोलना ही था कि अपना कैदी यह जा और बह जा। वह सीधा जाकर धोबियों के कुत्तों से जा लिपटा। किसी ने झगड़ा, किसी से खेला और उन्हीं में से अपने लिए लैला भी खोज निकाली। मैंने भी सोचा अब तो यह क्या बचेगा। 2 घंटे बाद वह खून गिराता लस्त पसता आकर बरामदे में पड़ गया। सांस धीमी पड़ गई। आवाज देने पर भी आंखें नहीं खोली। घर वालों की नजर बचाकर पड़ोस की टीम उसके लिए दूध लाई। उसने और नीरू ने मिलकर किसी तरह उसका भिजा झबला खोला और 2-4 घूंट दूध पानी के उसके पेट में उतारे। शाम को अपने पापा के साथ नीरू उसे फिर से डॉक्टर के यहाँ ले आई। पहल कुछ खून जाना नॉर्मल है, डॉक्टर ने आश्वासन दिया।
डॉक्टर साहब इसे बंद रखना तो नामुमकिन है, नीरू हिम्मत हार चुकी थी, तो खुला छोड़ दें, जब थक जाएगा तो अपने आप ही आपके यहाँ आकर पसर जाएगा। डॉक्टर साहब आखिर कब तक यूं सड़कों पर पलेगा? मेरी आवाज में शायद आरोप झलक रहा था। तब क्या चाहती आप? अगर इसे कोई लाइलाज बीमारी होती तो मैं इसे जहर देकर सुला भी देता, पर अब क्या करूं? यह तो ठीक होता जा रहा है। रहने दीजिए सड़क पर ही, अपनी मौत सभी मरेंगे आखिर। हम लोग उसे घर ले आए। वह वाकई बड़ी तेजी से तंदुरुस्त होता गया। कमाल का स्टेमिना था उसमें। उसका इलाज, रोग, सुई दवा का झंझट देखकर उसके अन्य चाहने वालों ने उसे रोटी टुकड़ डलवा डालना भी बंद कर दिया था। वह उसे अब उसके नाम से भी नहीं पुकारते, वह उसे फकत खातुल का कुत्ता कहकर हर जिम्मेदारी से बरी हो गए थे। किसी जवाबदेही से निश्चिंत हो मोहल्ले वाले जब तक उसकी वफादारी का जिक्र जरूर कर देते, क्योंकि वह अब भी अपने पुराने घरों की दरवानी किया करता। नीरू तो खैर खातुन के खतों का जवाब देने लायक रह गई, पर मैं उसे क्या लिखूं? वह जरी खानम को भूल क्यों नहीं जाती? जरी की तंगस्ती और खान की अय्याशी उसी तरह जड़ पकड़कर खड़ी है। अब भी जब उन दोनों के बीच झगड़ा होता है तो लगता है शहर में दंगा हो गया। एक बार खान ने भरपूर गुस्से में दंड से दाग दिया, जरी मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तेरे साथ नहीं रहना। जरी तिरमिला कर चीखी, नहीं मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं तेरा कत्ल करूंगी। सुनकर ना मेरे रोंगटे खड़े हुए, ना मुझे पसीना आया। कत्ल करने वाले इतनी देर सब्र नहीं किया करते। आप फिक्र नहीं करना दीदी, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही रहेगा, हमेशा। वह हमेश को इस कदर तब्दील करके कहती कि लगता कि उसे छोटे से शब्द में उसने अपना तमाम जीवन समेट कर नाप दिया है। लेकिन मेरे गुरेजा कदम कब खरी जरी की राह से जुड़ गए और कब उसने मुझे दीदी कहना शुरू कर दिया, कुछ मालूम ही न चला। कितने दानिशमंद होते होंगे वे लोग जिनकी कहानियों में औरों का शामिल हाल नहीं होता। तो ये उपन्यास यहाँ पर खत्म होता है। अर्पण जी, मैं अपनी बात एक मुझे कोई इंग्लिश फिल्म थी जिसमें एक दृश्य मुझे इस समय याद आ रहा है कि सारे वो अंगूर का बगीचा रहता है और वो सारे जल जाते हैं, लेकिन वो नायक बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, हीरो। फिर वो वहां जाता है और देखता है कि एक अंगूर की उसमें कुछ मतलब पत्तियां उसको दिखाई दे रही हैं। तो जीवन कभी खत्म नहीं होता, संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। इस उपन्यास में भी जैसे जो संघर्ष दिखाया गया है, ये जिजीविषा जो खातुल की है, जो इन शरणार्थियों की है, और जिस तरह से ये अपने जीवन को लेकर, संघर्ष को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। मंजुल जी ने इस जिजीविषा को, इस संघर्ष को और मनुष्यता पर आए संकट को जिस तरह से बिना राजनीतिक नारेबाजी के इसको लिखा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये मुझे लगता है एक बहुत ही सुंदर और बहुत प्रासंगिक, आज के संदर्भ में बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक उपन्यास है। और मैं मंजुल जी को बहुत ही सम्मान के साथ, आदर के साथ याद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर उपन्यास लिखा, जो हमेशा जब जब भी युद्ध की बात होगी, मानवता की बात होगी, मनुष्यता की बात होगी, शरणार्थियों की समस्या की बात होगी, ये उपन्यास हमेशा याद किया जाएगा। जी शुक्रिया उर्मिला जी, इस बेहद सधे हुए वक्तव्य के लिए। अच्छा लगा, और जब भी आपको सुनना होता है अच्छा ही लगता है, क्योंकि किसी वक्तव्य से पूर्व जो अपेक्षित तैयारी होती है हमें आपके यहाँ वह मिलती है। खातुन को लेकर भी आज के इस वक्तव्य में हाँ, हमें यही बोध हुआ।
इस तरह की जो चीजें होती हैं जब भी पढ़ती हूँ या उस पर बोलती हैं तो एक बड़ा अजीब सा मेरे अंदर एक विचलन और बड़ी बेचैनी सी और पैदा हो जाती है। मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। उन सारे पात्रों के साथ यात्रा मेरी शुरू हो जाती है और आसपास के अभी जो दृश्य युद्ध के हैं या उसके हैं वो सामने दिखाई देने लगते हैं, सारी की सारी चीजें। तो यही लगता है कि पता नहीं ये चीजें कब खत्म होगी, ये सत्ता का संघर्ष, ये महाशक्ति का जुनून और ये जो फौजें जो इंसान ही होते हैं लेकिन जब दुश्मन समझने लगते हैं तो उनका एक कितना क्रूर बर्बर चेहरा हमारे सामने आता है। ये बहुत बड़ी त्रासदी है और इसका अंत कौन करेगा, कैसे करेगा, कब शांति होगी और कब ये सारा संघर्ष खत्म होगा, पता नहीं है। पर ये है एक मंजुल जी का ये उपन्यास बहुत ज़्यादा हृदय को छू लेने वाला है। जी। और मित्रों, इस अवसर पर हम इस पुस्तक के, इस उपन्यास के कवर पृष्ठ को भी देखते चलते हैं। खातुल उपन्यास जी जो आप देख रहे हैं, उर्मिला जी भी दिखला रही हैं और यह स्क्रीन पर भी आपके लिए दिख रहा है, दिखा रहा हूं यहाँ स्क्रीन पर। खातुल का जो उपन्यास है हिंदी में और जो बाद में उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, वह भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। और जाते जाते मित्रों, हम ऐसा करते हैं कि इस पुस्तक पर, इस उपन्यास पर गोयनका जी की जो राय है उसको लेते चलते हैं। वे स्वयं क्या कहते हैं इसे भी सुन लेते हैं। कमल किशोर गोयनका जी, जैसा कि आप जानते हैं, मंजुल भगत समग्र कथा साहित्य का संकलन और संपादन किया है। भाग 1 में उनके सभी 7 उपन्यास रखे गए हैं। तो ऐसे में संपादक, संकलनकर्ता और लेखक, विचारक क्या सोचता है इस उपन्यास को लेकर, इसे मुझे लगता है कि यहाँ पर हम सुनते चलें। कमल किशोर गोयनका जी लिखते हैं, मंजुल भगत का 5वां उपन्यास, मंजुल भगत का 5वां उपन्यास खातुल है, जो सन 1983 में प्रकाशित हुआ। लेखिका फिर एक नई दुनिया का द्वार पाठकों के लिए खोलती हैं। यह दुनिया है अफगान प्रवासी परिवारों और विस्थापितों की, जो अफगानिस्तान पर रूसी आक्रमण के बाद दिल्ली में आकर बस गए हैं। खातुल इसकी नायिका है और वह अपने रिश्तेदारों के साथ लेखिका के घर के निकट ही रहती है। मित्रों, यह कहानी, यह कथा परिवेश उत्तरी दिल्ली का है। किंगजेबे कैंप उत्तरी दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस से लगा हुआ है। वहीं के आसपास का यह जो भूगोल है, कथा भूगोल है, वह है। वे आगे लिखते हैं गोयनका जी कि खातुल इसकी नायिका है और वह अपने रिश्तेदारों के साथ लेखिका के घर के निकट ही रहती है। इस अफगान परिवार का हिंदुस्तानी परिवारों से जो भावात्मक एवं आत्मीय रिश्ता बनता है, वह धर्म, जाति, भाषा एवं संस्कारों की चिंता नहीं करता और सीधा सरल मानवीय संबंध बनता चला जाता है। खातुल की विस्थापित रूप में जो मनोदशा और द्वंद्व लेखिका ने चित्रित किया है, वह पाठक को भाव विह्वल करता है। लेखिका ने शैबी नामक कुत्ते को भी कहानी का हिस्सा बनाकर अपनी संवेदना का विस्तार किया है। हिंदी में यह इस भावभूमि का पहला ही उपन्यास है जो अफगान समाज का चित्रण करता है। इस प्रकार मंजुल भगत नई विषय वस्तु को आविष्कृत करके उसमें मानवीय संवेदनाओं, चिंताओं और संभावनाओं को जीवंत रूप देने में
सफल होती हैं। अनकोट कमल किशोर गोयनका जी जो यह बात लिख रहे हैं और मंजुल भगत का जो समग्र कथा साहित्य है उसकी भूमिका से हमने यह बात यहाँ पर रखी। कई मित्रों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ एक के नाम ले लूं और इसके बाद हम लोग उर्मिला जी इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए लोगों में स्वयं मृदुला गर्ग जी, सरिता भगत जी, रश्मि पांडे जी, नीलू पाटिल, सुमन केशरी जी, शिवदयाल जी, प्रीति भटनागर जी, प्रज्ञा रोहिणी जी, सुधांशु गुप्त, सरोज कौशिक जी, पद्मा त्रिपाठी जी, मीता दास जी, राजेश गनोद बाले, एकता आर्यन, शिखर त्रिपाठी जी, नीरज दैया जी और तमाम लोग जुड़े हुए हैं। सभी मित्रों का इस स्नेह के लिए हार्दिक आभार। प्रभा मिश्रा जी, जयश्री पुरवार जी और तमाम लोग। तो इस तरह से मित्रों आज की यह कड़ी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल एक नई कड़ी में 16वीं कड़ी में हमारे साथ मृदुला गर्ग जी आएंगी। वे मंजुल भगत जी से जुड़े अपने कई संस्मरणों को हमसे साझा करेंगी और जो लोग जान रहे हैं वे इस बात को जान रहे हैं कि उन्होंने उनकी बेहद चर्चित कहानी रौनक का बड़ा ही खूबसूरत और प्रभावी पाठ किया था। मगर इन दो रचनाकार बहनों के पास इतनी कथाएं हैं, इतने प्रसंग हैं कि उन सबको कहीं न कहीं लोगों के बीच लाना आवश्यक है। इसलिए हमने उनसे अनुरोध किया और हमें खुशी है कि उन्होंने हमारे इस अनुरोध का मान रखा और कल वे संस्मरणों पर खास तौर से अपनी बात रखेंगी। उनके वक्तव्य में संस्मरणों के कई आत्मीय पुट समाहित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिला जी, एक बार पुनः हार्दिक आभार तमाम मित्रों का। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।